क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, जहां देश की सबसे ज़्यादा खेती और जनसंख्या पाई जाती है। आज हम मैप के साथ समझेंगे भारत के मैदान, जो यूपीएससी और पीसीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो आप मैप देख रहे हैं, इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, जो हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा बनाया गया है। यह मैदान लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। बहुत उपजाऊ है क्योंकि नदियां यहाँ मिट्टी जमा करती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है। भारत के मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हैं, इसलिए यह दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मैदान। भारतीय मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान और तीसरा है उत्तर भारत का मैदान। ये तीनों आपको चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, और इनके बारे में आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उच्चावच को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अधिक अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। उनमें से कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, बंगाल की खाड़ी में, जबकि कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटकर मिट्टी और बालू के कणों को समुद्र की तरफ निक्षेपित कर देती हैं। इस जलोढ़ निक्षेप के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। अंडरलाइन करेंगे इसको। सेकंड पॉइंट है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम दिशा में पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ही मुंबई, आप देख सकते हैं, कोची, सूरत आदि जो शहर हैं वो बसे हुए हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, पूर्वी घाट पर्वत के पूर्व में स्थित तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि शहर पूर्वी तटीय मैदान पर बसे हुए हैं। फोर्थ है यहाँ पर पॉइंट आपका, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने किया है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। मैप आपको जरूर बनाना है इस चैप्टर में। मैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पर, तो आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। मैप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी को कैप कैमोरीन तथा या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कन्याकुमारी को कैप कैमोरीन और कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा एवं तापी नदियों के मुहाने पर स्थित है। याद रखें आप इन नदियों के नाम। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक कन्नड़ तट तथा मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य के अंतर्गत आता है। धरातल पर स्थित समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है,
उसे लैगून कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील है। आप मैप बनाएंगे तो आप इसको भी दर्शाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मैप। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे भेज सकते हैं। मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए केरल में वेम्बनाड झील और अष्टामुदी झील। यह हमने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारनुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। तीव्र ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं अत्यंत तीव्रगामी होती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर एस्च्यूरी अथवा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन करना है और इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है गुजरात में नर्मदा और तापी नदी अथवा कर्नाटक में शरावती और गोवा में मांडवी ज्वारी नदियां एस्च्यूरी अथवा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार केरल में भरतपुजा तथा पेरियार नदियां एस्च्यूरी और ज्वार नद का जो है निर्माण करती हैं। याद रखना है आपको यहाँ पे नदियों के नाम और कहाँ पर एस्च्यूरी या ज्वार नद का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा की राजधानी पणजी ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। अब जानेंगे यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है। दूसरे शब्दों में पूर्वी तट के मैदानों का निर्माण नदियों के जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जलोढ़ निक्षेप में नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भागकर ले आती हैं। यही कारण है कि पूर्वी घाट मैदान अत्यंत उपजाऊ होता है। अगर पूछा जाए उपजाऊ होने का कारण और आपको ऑप्शन के रूप में दिया जाता है तो आप तुरंत टिक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त है। कोरोमंडल तट पर कावेरी तथा अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। 5th नंबर पे है हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुआ है या विस्तार है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ओडिशा में, उड़ीसा को आप ओडिशा करिएगा। यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ओडिशा करिएगा इसको। ओडिशा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियां अपनी डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है ओडिशा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा और यहाँ पे आप इसको ओडिशा करिएगा। नेक्स्ट है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है। हालांकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर इसको। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे कि ओडिशा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है पुलिकट झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट अब यहाँ पे हम जानेंगे उत्तर भारत का मैदान। पहला पॉइंट है, हिमालयी नदियाँ अपने साथ अत्यंत बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर भागकर ले आती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों का तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियाँ अपने साथ शिलाखंडों को बहाकर तो ले आती हैं, किंतु शिवालिक क्षेत्र में मंद ढाल होने के कारण शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में इन शिलाखंडों को जमा कर देती हैं। इस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहा जाता है। इसको अच्छे समझेंगे यहाँ पर आप। नेक्स्ट है, पर्वत के निचले क्षेत्र को गिरिपाद कहते हैं। निचले क्षेत्र को ऊंचावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश एवं बांगर प्रदेश में विभाजित किया गया है। इसको अभी हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे समझेंगे। तो पहला है भाबर प्रदेश, इसको जानते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है, भाबर प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। याद रखेंगे, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब भाबर प्रदेश में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण नदियां सतह पर विलुप्त हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, भाबर प्रदेश शिलाखंडों के कारण कृषि योग्य नहीं होती। याद रखिएगा, नहीं होती। कभी अगर डाइवर्ट करके आपको सेंटेंस दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि कृषि योग्य नहीं होती भाबर प्रदेश शिलाखंडों के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, इसका कारण है। नेक्स्ट है आपका, भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में तीस्ता नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर तराई प्रदेश, इसको जानेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर, जब नदियाँ भाबर प्रदेश से बाहर निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल तितर बितर हो जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नदियों की कोई स्पष्ट धारा नहीं रह जाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाबर प्रदेश से निकलकर नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी एक दलदली क्षेत्र का यानी कि क्षेत्रों का निर्माण जो है हो जाता है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा विषैले कीट पाए जाते हैं। यहाँ पे नोट करिएगा इसको। भाबर प्रदेश के बाद दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र या मैदान कहा जाता है, दलदली क्षेत्र को। थर्ड पॉइंट है, तराई क्षेत्र धान की कृषि के लिए उत्तम क्षेत्र है। नेक्स्ट अब जानेंगे यहाँ पर खादर प्रदेश। पहला पॉइंट है, उत्तर भारत के मैदान में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण खादर प्रदेशों का निर्माण होता है। चूंकि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अवसादों का निक्षेपण किया जाता है, जिसके कारण ये प्रदेश अत्यंत उपजाऊ होते हैं। ये याद रखेंगे यहाँ पर अच्छे से। नेक्स्ट है अब यहाँ पर बांगर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मैदान में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में जहाँ नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता, ऐसे प्रदेशों को बांगर प्रदेश कहते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे समझेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ प्रदेशों का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। आज हमने मैप के साथ भारत के मैदान को डिटेल में समझा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ, जो एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।